हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का भूगोल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने आपको जो है इसके पिछले वाले वीडियो में भारतीय मृदा के विषय में जो है हमने आपको बताया था। तो भारतीय मृदा के विषय में हमने आपको जो टॉपिक बताया था उसकी चर्चा कर देते हैं। कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि मृदा क्या होती है, फिर मैंने मृदाओं का वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद जो है मृदाओं के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 वर्गों में विभाजित किया गया था। फिर उसके बाद हमने आपको एक एक मृदाओं के विषय में चर्चा किया था। और जितने काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ये देखिए लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा। फिर मैप में आपको भारतीय मृदाओं का क्षेत्र बताया था। तो ये जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही मृदाओं से संबंधित या भारतीय मिट्टी संबंधित, ये सारे पॉइंट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। और अभी हाल ही में देखिए दिसंबर में समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, और तमाम जो है स्टेट में, अदर स्टेट में भी अनेकों परीक्षाएं होने वाली हैं। तो भारतीय मृदाओं से जो है क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए ध्यान देने योग्य ये है कि आपको इस वीडियो में वही चीज़ बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम जान लीजिए कि एकदम आपको मेन पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप लोग भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो सभी का भला होगा। तो जो बच्चे आज हम क्षारीय मृदाएँ पढ़ाएंगे, जो बच्चे भारतीय मिट्टी के विषय में जहां हमने शुरुआत किया था नहीं देखे होंगे तो इसके पुराने वाले वीडियो को देख लेंगे, तो इनको आज वाला वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो भारतीय मृदा में जो आज का टॉपिक है क्षारीय मृदा। तो देखिए क्षारीय मृदा के विषय में इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आइए क्षारीय मृदा के विषय में हम आपको विशिष्ट तथ्य बताते हैं कि क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा का विशेषता आप देख लीजिए, इसका जो है पीएच मान अधिक होता है। तो पीएच मान हमने आपको बताया था कि पीएच मान जो होता है जब 6 से लगभग 7 के बीच में किसी मिट्टी का पीएच मान होता है तो मिट्टी आदर्श मानी जाती है, बहुत ही आदर्श मिट्टी मानी जाती है। लेकिन जब पीएच मान हमारा 7 से अधिक होने लगता है, जब 7 से अधिक होने लगता है तो वो मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। और जब पीएच मान हमारा जो है 7 से कम होने लगता है, 7 से क्या होता है, कम होने लगता है, तो वो मिट्टी क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होने लगती है, अम्लीय प्रकृति की होने लगती है। देखिए ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ये सब बहुत ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्षारीय मृदा की क्या विशेषता है, क्षारीय मृदा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसका जो पीएच मान होता है वो अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, अधिक होता है। ये देखिए इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और जब 7 से अधिक पीएच मान होता है तो ये क्या होता है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग इस पॉइंट पे विचार करते हैं, इसके विस्तार के विषय में आते हैं। तो अगर हमने इसका पीएच मान जान लिया तो ये भी जानना जरूरी है कि इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जैसे शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी देखने को ज़्यादा मिलती है। शुष्क मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, दूसरा जहाँ अर्ध शुष्क हो, हल्की गर्मी हो, और तीसरा दलदली क्षेत्रों में। यहाँ पे क्षारीय मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब क्षारीय मिट्टी का जो विस्तार होता है वो 3 महत्वपूर्ण जगहों पे होता है। कहाँ पे होता है, शुष्क क्षेत्रों में, दूसरा क्या होता है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा क्या होता है दलदली क्षेत्रों में। ये सारे पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से इसको आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा टहला के पूछे जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि इसका जो विस्तार है क्षारीय मिट्टी का वो किन किन राज्यों में है। तो देखिए इसका जो विस्तार है प्रमुख रूप से
वो क्या कहाँ पे है, 3 राज्यों में है। कहाँ पे? दक्षिणी पंजाब में है, दक्षिणी हरियाणा में है और पश्चिमी राजस्थान में है। देखिए एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पूरे पंजाब में क्षारीय मिट्टी नहीं है, केवल दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में क्षारीय मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कहाँ पे है? हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा में, दक्षिणी शब्द आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, और पश्चिमी राजस्थान में। ये 3 जगह पर क्या है, क्षारीय मृदा देखने को मिलती है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया क्षारीय मृदा में, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन हिट किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अम्लीय मृदाओं के विषय में चर्चा करते हैं कि अम्लीय मृदा की क्या प्रकृति है। देखिए इसकी प्रकृति क्या है, अवसादी टाइप की होती है। इसकी प्रकृति अवसादी होती है। क्या इसका विकास कैसे होता है? देखिए मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से। हमने इसके पहले आपको जब मिट्टी के विषय में बताया था, तो आपको ध्यान, जो बच्चे ये पुराना वीडियो देखे होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने बताया था कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लेटराइट टाइप की मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपको दक्षिण भारत में कर्नाटक वगैरह क्षेत्र मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा बारिश होती है तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ अम्लीय प्रकृति की मृदाएँ पाई जाती हैं। तो अम्लीय मृदाई जहाँ नमी युक्त जलवायु का प्रभाव ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होता है, अम्लीय मृदाएँ पाई जाती हैं। अब आते इससे संबंधित जो है मेन फैक्ट पर चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित मृदा समूह कौन कौन से होते हैं। देखिए लेटराइट, अभी मैंने आपको लेटराइट बताया था, लेटराइट मृदा के विषय में। और दूसरा जो है जहाँ लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी में देखिए आयरन ज़्यादा होता है, उनको लोहमय लाल भी कहा जाता है। इसी फेरस ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो अम्लीय मृदाएँ कहाँ पाई जाती हैं? ज़्यादातर लेटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और जो क्षारीय मृदा है, क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में और दलदली क्षेत्रों में, वहाँ पे क्षारीय मृदा पाई जाती हैं। अब आते हैं हम लोग जो है मृदा अपर्दन और मृदा सुधार। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको वही सब चीज़ें बताई जाएंगी जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ नहीं बताई जाएगी, क्योंकि जो अभी 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, और उन बच्चों के लिए जिनको समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और जितना भी नज़दीकी परीक्षाएं हैं जिनको देना है, उनको ये वीडियो बहुत फ़ायदा करेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए हम लोग मृदा अपर्दन और मृदा सुधार की चर्चा करते हैं। देखिए प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल हो गया, आप देखिए जल, वायु, पवन आदि के द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। जैसे अपर्दन मैंने आपको इसके पुराने वाले वीडियो में बताया था, जो लोग पुराना वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि अपर्दन क्या होता है। एक प्रकार से मिट्टी का कटान होता है। क्या होता है? एक प्रकार से, एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ, मिट्टी का कटान होता है। तो जब मिट्टी का कटान होता है तो मिट्टी का कटान जल द्वारा भी होता है, दूसरा वायु द्वारा भी मिट्टी का कटान होता है। तो देखिए जल द्वारा क्या होता है, पानी बहता है, मिट्टी उसके साथ जो है पानी के साथ बहता रहता है और मिट्टी जो है कई छोटे छोटे भागों में टूटता रहता है, और उसका स्थान भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी होता रहता है मिट्टी। दूसरा क्या, वायु द्वारा होता है। वायु क्या कहता है, अपने साथ जो है मिट्टी को उड़ाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को क्या है, ट्रांसफ़र भी करता है। उससे भी जो है मिट्टी का कटान होता है। तो मृदा अपर्दन जो है इसी कारण से ज़्यादा होता है। तो आइए हम मृदा अपर्दन के और क्या मुख्य कारक हैं इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो मृदा अपर्दन के कौन कौन से मुख्य कारक हैं इसके विषय में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और लड़के बहुत गलत कर देते हैं। देखिए एक तो निर्वनीकरण के कारण मृदा का अपर्दन होता है। आपको पता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, जंगलों का कटाई हो रहा है और खेतों का आकार जो है जनसंख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से भूमि की संख्या क्या होगी, भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो वन है, जंगल है, उनका ज़्यादा कटाई हो रहा है।
कटाई होने से क्या होता है कि एक तो मृदा का निवर्धन होता है, दूसरा क्या है अत्यधिक पशुचारण की वजह से भी। देखिए एक एक पॉइंट को बहुत आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे फैक्ट दिए जाते हैं, और अगर ये सब आप परिचित नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दूसरा क्या है अत्यधिक पशुचारण के कारण भी मृदा अपरदन होता है। तीसरा क्या होता है झूम कृषि। झूम कृषि आप लोग जानते होंगे, जैसे क्या होता है कि लोग एक जगह खेती करते फिर बाद में क्या होता है वहाँ पे फसलों को जला करके दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। तो जब दूसरी जगह खेती करते हैं तो वहाँ के जंगल को साफ करते हैं। देखिए जब ज़्यादा पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या करते हैं, उससे क्या होता है मृदा का अपरदन होता है, मृदा का कटाव होता है। जंगलों का नाश होना, पेड़ पौधों के कटने से मृदा का भी कटान होता है। तो झूम कृषि भी कारण हो गया। सारे पॉइंट आप लोग जाने रहिए। चौथा क्या है कि अवैज्ञानिक पद्धति से जो कृषि की जाती है, जो भी खेती की जा रही है, अगर वो टेक्निकल तरीके से खेती नहीं की जाती है तो उससे भी जो है मृदा का काफ़ी क्षरण होता है। तो इसलिए देखिए ज़्यादातर अब जोर दिया जाता है कि आप लोग जो है टेक्निकल तरीके से कृषि कीजिए, एक सिस्टमेटिक कृषि कीजिए। उससे क्या होता है कि मृदा का भी बचाव होता है। तो क्या हुआ अवैज्ञानिक कृषि भी इसका जो है एक कारण है। और दूसरा क्या अंधाधुंध खनन। जो अंधाधुंध खनन होता है, जैसे तमाम खाने खोदी जाती है, अंधाधुंध खनन होता है, इससे भी मिट्टी का कटान होता है। जैसे पहाड़ों पे खुदाई होता है, देखिए सड़क बनाए जाते हैं, खानों को जो है माइंस खोदे जाते हैं, तो इससे क्या होता है मिट्टी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपरदन होता है। तो क्या हुआ कि मिट्टी अपरदन का जो मुख्य कारण था वो मैंने आपको बता दिया। पहला क्या था निर्वनीकरण, दूसरा क्या था अत्यधिक पशुचारण, तीसरा क्या है झूम कृषि, चौथा क्या है अवैज्ञानिक कृषि, और पांचवा क्या है अंधाधुंध खनन। ये 5 मेन पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ये बहुत आपको जो है काम करेंगे। अब आते हैं मृदा अपरदन जो है से प्रभावित भारत में कौन कौन सा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है। हमने यहाँ पे मृदा अपरदन लिखा हुआ है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है, ये देखिए सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कहाँ है। ऐसे इसको क्रम वाइज आप लोग दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। जैसे चंबल और यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र है, ये आप देखिए चंबल का जो क्षेत्र है, आपका इटावा साइड जाएंगे जब आप, तो चंबल और यमुना का जो उत्खात भूमि क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा जो है समस्या है। दूसरा क्या है पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय प्रदेश क्षेत्र है। पहले नंबर, इसको क्रम से आप लोग जरूर याद करिएगा। पहले नंबर पे चंबल और यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र है, दूसरा क्या है पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र है, तीसरा छोटा नागपुर का क्षेत्र है, चौथा क्या है ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र है, जैसे मालवा का पठार हो गया, पांचवा क्या पड़ जाता है महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र है, और छठा क्या पड़ जाता है हरियाणा पंजाब नहीं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात का शुष्क क्षेत्र हो गया। तो देखिए ये क्रम से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो जैसे उसमें दे देगा चंबल दे देगा, पश्चिमी हिमालय दे देगा, छोटा नागपुर का पठार दे देगा, ताप्ती नदी दे देगा। तो ये तो क्रम से है, तो आपको पता है कि चंबल और यमुना का उत्खात भूमि है। अगर आपको याद है आपने टिक मार दिया, क्वेश्चन सही हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे घुमा देते हैं कि चंबल वाला पॉइंट ना दे करके ये दे देंगे कि भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, और ये दे देंगे पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, दूसरा दे देंगे छोटा नागपुर पठार, तीसरा ताप्ती, चौथा महाराष्ट्र। तो अगर चंबल वाला क्षेत्र नहीं होगा तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र आ जाएगा। तो इसलिए इनको जो है क्रम से आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। अब आते हैं हम लोग जो है अस्फाल बूंदाघात अपरदन, मतलब जो पानी बारिश होती है वर्षा के समय जो है मिट्टी का जो अपरदन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। स्प्लैश इरोजन,
किस किस प्रकार से मृदा का अपर्दन होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, एक एक पॉइंट पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण होता है। जब देखिए बारिश होती है तो देखिए मान लीजिए ज़मीन है, मृदा है, तो जब मृदा के कणों के ऊपर बारिश होती है तो क्या होता है, मृदा कण गलते भी हैं, टूटते भी हैं। तो बारिश के वजह से मृदा जो है कई भागों में टूटती है। टूटने के बाद देखिए क्या होता है, सबसे पहले परत अपर्दन होता है। टूटने के बाद सबसे पहले क्या होता है, परत अपर्दन होता है, जिसको सीट इरोजन भी कहते हैं। अब परत अपर्दन के बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे इसी परत अपर्दन में मिट्टी क्या होता है, टूटती है और जल के साथ जो है बहना प्रारंभ कर देती है। इसको पूरा एकदम क्रम से आप लोग इसको दिमाग में बैठाइएगा। नंबर 1, नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्या होता है, रील अपर्दन होता है। रील अपर्दन में क्या होता है, मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियों का बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए पानी बरसता है इस तरीके से, और क्या होता है कि जो मिट्टी कमज़ोर मिट्टी होती है वो मिट्टी टूटती है और पानी के साथ देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बारिश के समय, तो मिट्टी क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो है पानी के साथ बहता रहता है तो वहाँ एक दरार टाइप की बनने लगती है। तो जो ये दरार टाइप की बनने लगती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रील अपर्दन कहते हैं। तो मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियों का बनना, इसको कहते हैं रील अपर्दन, तीसरे नंबर पे। उसके बाद क्या होता है कि जब ज़्यादा बारिश होता है, चौथे नंबर पे आते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको ध्यान से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रील अपर्दन क्या होता है, जो रील अपर्दन अवनालिका अपर्दन क्या होता है, जब पानी का बहाव ज़्यादा होने लगता है, पानी की बारिश ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, तो अभी मैंने आपको बताया था जो पतली नाली के टाइप में दिखता है वो नाली क्या होता है और चौड़ी होने लगता है। तो देखिए रील अपर्दन की नालियों का बड़ा और विस्तृत हो जाना ही क्या होता है, अवनालिका अपर्दन। अगर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखना है, तभी मैंने आपको बताया था कि चंबल और यमुना का जो उत्खात क्षेत्र है, चंबल और यमुना का जो उत्खात क्षेत्र है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे अवनालिका अपर्दन देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे, चंबल और यमुना का उत्खात क्षेत्र है, यमुना का उत्खात क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है, अवनालिका अपर्दन देखने को मिल जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है मृदा अपर्दन से यही क्षेत्र प्रभावित है। कौन सा क्षेत्र प्रभावित है, चंबल और यमुना का क्षेत्र ही भारत से सबसे ज़्यादा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि इस सब चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा, धारा चैनल। धारा चैनल अपर्दन मतलब स्ट्रीम चैनल इरोजन। इसमें भी वही चीज़ है, जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होना जब तक एक चैनल को अपर्दित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त न कर ले। मतलब ये इसी का ही और बड़ा रूप है, जान लीजिए। जल का और मोटी धारा के रूप में प्रभावित होना जब तक एक चैनल को अपर्दित कर एक स्थिर ढाल को प्राप्त न कर ले, मतलब एक प्रॉपर एक रास्ता बन जाए। जब प्रॉपर एक रास्ता बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, धारा चैनल अपर्दन कहते हैं। मतलब इसका बड़ा रूप, जैसे देखिए कहीं कहीं क्या होता है, जब बारिश ज़्यादा होता है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब ज़्यादा बारिश होता है तो एक जो है आकार बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो जब भी पानी बरसता है तो पानी हमेशा इधरी के रास्ते से बहता होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हम लोग विविध आयाम के विषय में चर्चा करते हैं कि विविध आयाम के विषय में चर्चा करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन पॉइंट्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही, बहुत ही हिट पॉइंट आपको बताया जा रहा है, वही चीज़ बताई जाएगी जो एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे भारत में क्या है, सर्वाधिक मृदा का क्षेत्र जो है, सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक मृदा का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। मान लीजिए पंजाब दे दिया,
दूसरा क्या हुआ, यूपी दे दिया, तीसरा राजस्थान दे दिया, और चौथा क्या हुआ, तमिलनाडु दे दिया। तो कौन सा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश है। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से दूसरा क्या है कि भारत मृदा का लवणी भवन क्या होता है, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। अब देखिए पॉइंट आप लोग को शायद नहीं समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम जो है और व्याख्या करते हैं। देखिए जब बारिश होती है, मान लीजिए तो बारिश होती है तो वाष्पीकरण भी होता है। तो कंडीशन ये होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी मृदा में जाता है। तो मृदा के कई खनिज तत्व क्या होते हैं, बारिश के पानी के साथ घुल करके वो जो है नीचे चले जाते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका जो क्षारीय तत्व है वो भी मृदा के साथ जो है नीचे चला जाता है, साल्ट इसका। तो इस प्रकार की मृदा क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है। हमने पुराने वाली वीडियो में बताया था, आज फिर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ नए बच्चे देख रहे हैं, उनको ना समझ में आ रहा हो, पुराने बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए वाष्पीकरण की दर ज़्यादा है और पानी की जो बरसने की दर है वो कम है। तो जब वाष्पीकरण होता है पानी में तो जो बचता है शेष, जो कचरा बचता है वो क्या होता है, क्षारीय तत्व है। तो क्षारीय तत्व बचता है तो उसी को कहते हैं लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, साल्ट जमा होगा। तो जब साल्ट जमा होगा तो ऐसी मृदा को लवणी भवन मृदा कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ होगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, मतलब शुष्क क्षेत्र जहाँ होगा और अर्ध शुष्क जहाँ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, और दूसरा तीसरा दलदली क्षेत्र जहाँ होगा। ये तीनों कंडीशन जहाँ होगा वहाँ पे देखिए आपको जो है लवणीय मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगी, लवणीय मृदा ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ आपको नमक भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम हो जाती हैं। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सिंचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं क्या हो जाती हैं, अपारगम हो जाती हैं। मतलब पारगम नहीं होती हैं, क्या हो जाती हैं, अपारगम हो जाती हैं, अपारगम। ये पॉइंट को आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, अपारगम हो जाती मतलब आर पार नहीं हो पाता है। ट्रांसफ़र जो है पानी का, जो कहते नहीं ट्रांसफ़र, उतना आसानी से नहीं हो पाता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा बात है हम लोग सोरघम, जैसे सोरघम ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अत्यधिक उत्तरदायी होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तथ्य है, और इसको बहुत ध्यान से कि जो ज्वार होता है इसको सोरघम भी कहते हैं। ज्वार की खेती आप लोग जानते ही होंगे, जिनको कि सोरघम भी कहा जाता है। ये जो फसल होता है ये अन्य फसल की तुलना में मृदा अपर्दन के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी फसल जो है मृदा अपर्दन के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है, कौन सी फसल मृदा अपर्दन के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है। तो कौन सा है, ज्वार की फसल। इसको आप लोग सोरघम के नाम से भी याद करिएगा। जैसे ज्वार दे दे, धान दे दे, गेहूं दे दे, चना दे दे, तो क्या होगा, ज्वार की फसल से मृदा अपर्दन जो है ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर उसके बाद देखिए मृदा सुधार के अंतर्गत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि मृदा अपर्दन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस मृदा अपर्दन को जो है कैसे रोका जाए, क्या क्या तरीका हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि फसल चक्र होना चाहिए।
फसल चक्र होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो फसल चक्र का होना जरूरी है। दूसरा क्या है, मिश्रित खेती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मिश्रित खेती होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, बहुफसलीय खेती होनी चाहिए। बहुफसलीय खेती। देखिए गांव के लोग तो समझ गए होंगे, जिनका पृष्ठभूमि गांव से जुड़ा होगा ये तो समझ गए होंगे, लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि शहर से होगी तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। जैसे मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, जैसे गेहूं के साथ क्या बोया जाए, सरसों बो दिया जाए। सरसों गेहूं दोनों साथ साथ होते हैं, तो इसको मिश्रित खेती कहते हैं। इसी प्रकार से बहुफसलीय खेती भी होती है। बहुफसलीय खेती में भी जो है एक फसल के साथ साथ क्या होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गेहूं बोते हैं, उसके बाद अगले सीजन में फिर गेहूं बोते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मृदा की अपरदन की समस्या बनी रहती है। अगर इसको रोकना है तो गेहूं बोइए, गेहूं के बाद फिर अगला कोई फसल बोइए, फिर कोई अगला फसल बोइए। इस तरीके से जो है बहुफसलीय खेती अगर होती है तो भी मृदा अपरदन की समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि एक सब जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि जैसे फसल चक्र हो गया, फसल चक्र का होना ज़रूरी है। दूसरा है क्या है, मिश्रित खेती होनी चाहिए, मिक्स्ड क्रॉप होनी चाहिए, कल्टीवेशन होना चाहिए। तीसरा क्या है, बहुफसली खेती होनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रकार की खेती होती है तो इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज मृदा का जो भाग 2 टॉपिक बना है। इसके पहले हमने भाग 1 टॉपिक बताया था, उसमें ये बताया था कि मृदा कितने प्रकार की होती हैं और एक एक मृदा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनकी चर्चा की गई थी। आज जो मृदा के अगला टॉपिक था क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा, ये सब जो मृदा बताए, मृदा अपरदन क्यों होता है, मृदा अपरदन को अपरदन होने से कैसे रोका जाए। तो इसमें भी जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है ये सारे जो है एकदम मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं, एकदम क्लू पॉइंट आपको बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग को कोई टॉपिक अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आपका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।